Hello everyone, welcome to Master Classes. Today we are going to study chapter number 3 of Economics, class 10, Social Studies, Money and Credit. तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन. मनी एंड क्रेडिट बच्चों, तो इसमें मनी सबसे पहले हम देखेंगे. मनी क्या होता है? मनी बच्चों आप सभी को पता है, जब आप कोई चीज़ मार्केट में खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो? एक्सचेंज जो है वो क्या करते हो? मनी करते हो, राइट. आप मनी देते हो और चीज़ जो है वो खरीद के अपने घर ले आते हो. ऐसे ही अगर आपका बिजनेस होगा बच्चों, तो आप अगर गुड्स जो है वो सेल करते हो तो आप क्या करते हो? मनी रिसीव करते हो और गुड्स जो है वो सेल कर देते हो, राइट. तो मनी जो है वो एक्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट. क्यों करता है बच्चों? क्या होता था? बार्टर सिस्टम अर्लियर हमारे इंडिया में बार्टर सिस्टम होता था. बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि गुड्स जो हैं गुड्स के बदले में एक्सचेंज होते थे. ओके, तो क्या होता था, जैसे सपोज एक एग्जांपल लें कि एक इंसान है, उसके पास व्हीट है बहुत सारी, और दूसरा इंसान है वो शू बनाता है, तो वो शूज़, उसके पास शूज़ है, राइट. तो लोग क्या करते थे? जगह जगह पूछने जाते थे कि हाँ भाई तेरे को शूज़ की ज़रूरत है, तेरे को वीट की ज़रूरत है. तो जो दोनों पार्टीज़ होती थी वो उनको एक दूसरे की कमोडिटी को लेने के लिए जो उनकी वांट है वो होनी चाहिए थी, अग्री होना चाहिए था, राइट. भाई इसको अगर वीट बेचनी है और इसको शूज़ चाहिए, दोनों ही अगर अग्री करते हैं तभी वो बार्टर सिस्टम हो पाता था, राइट. तो यहाँ पे क्या होता था, इसको हम बोलते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, राइट. कि जो दोनों पार्टीज हैं, बोथ ऑफ द पार्टीज हैव टू अग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी, राइट. तो दोनों पार्टी को अग्री करना पड़ता था. तो बड़ी दिक्कत आती थी. भाई ज़रूरी तो नहीं है कि हर महीने मैं वीट जो है वो बेचूं और शूज़ लूँ. शूज़ तो मैं एक बार ही लूँगी, आराम से 6 महीने पहन लूँगी. तो यहाँ पे बड़ी ही प्रॉब्लम जो है वो आती थी, राइट. तो हुआ क्या कि फिर लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि हम यूज़ करें और सब लोग इसको सर्कुलेट कर सके, सब लोग इसको यूज़ कर सके, ठीक है. तो फिर किंग्स वगैरह जब आए तो अर्ली एजेस में, वेरी अर्ली एजेस में पहले ग्रेन्स और कैटल यूज़ होते थे, फिर मेटेलिक कॉइन्स जो हैं वो यूज़ होने लगे. लेकिन जो ये कॉइन्स थे इनकी अपनी वैल्यू थी, ठीक है. गोल्ड कॉइन्स यूज़ होते थे, सिल्वर कॉइन्स यूज़ होते थे, कॉपर कॉइन्स यूज़ होने लगे, इनकी भी अपनी इम्पॉर्टेंस थी. लेकिन फिर क्या हुआ, फिर देखा गया कि भाई इनकी तो अपनी इम्पॉर्टेंस है, इनके इतने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं अगर गोल्ड कॉइन्स हम करते हैं तो उसकी वैल्यू हम मेजर नहीं कर पा रहे थे. फिर आया मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ओके, जिसको हम बोलते हैं आज की डेट में करेंसी. ओके, तो आपने करेंसी का नाम ज़रूर सुना होगा. हमारी जो इंडियन करेंसी है वो है रुपीज़. ओके, तो इन करेंसी में क्या क्या आया हमारे इंडिया में? रुपीज़ में आए पेपर नोट्स, ठीक है, आप देखते हो, और कॉइन्स. ओके, तो पढ़ते हैं आगे. मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, राइट. तो मनी हम यूज़ करते हैं एज एन इंटरमीडिएट एक्सचेंज प्रोसेस में, और इसको हम क्या बोलते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट. उसके बाद डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हमने पढ़ा कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अग्री करनी चाहिए टू सेल एंड बाय. तो इन अ बार्टर सिस्टम क्या था? जिसमें गुड्स जो हैं वो डायरेक्टली एक्सचेंज होते थे विदाउट द यूज ऑफ मनी. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर. यहाँ पे जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है वो एक एसेंशियल फीचर था, दोनों ही पार्टी को अग्री करना होता था. तो बोथ ऑफ द पार्टीज हैव टू अग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी. ओके, उसके बाद बच्चों आए तो यहाँ पे हमने अगेन बार्टर सिस्टम की थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है आपके नोट्स के लिए, 1 मार्क के लिए, शॉर्ट्स के लिए. इन अ बार्टर सिस्टम गुड्स वर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी. तो यहाँ तक जब तक बार्टर सिस्टम था बच्चों, मनी का यूज हमारे पास नहीं था. ओके, फिर धीरे धीरे मनी का यूज आना शुरू हुआ. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी. ओके, तो कौन से ऑब्जेक्ट्स थे? वेरी अर्ली एजेस में अगर हम देखें तो ग्रेन्स यूज होते थे, फिर केटल यूज होने लगी एज अ मनी, फिर मेटेलिक कॉइन्स जो हैं वो यूज होने लगे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स वगैरह. नेक्स्ट फिर हमने देखा कि इनकी अपनी वैल्यू है, फिर हमने पेपर नोट्स निकाले और कॉइन्स निकाले. तो बच्चों जो कॉइन्स हैं और पेपर नोट्स हैं उनकी
अपनी कोई यूज़ नहीं है, उनका अपना कोई यूज़ नहीं है, वो सिंपल मेटल से बने हैं, बहुत प्रीशियस मेटल से नहीं बने हैं। ओके, तो द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। ठीक है, आपका 1 रुपये का जो कॉइन है, 1 रुपी का कॉइन है, वो सिर्फ एज अ 1 रुपी ही यूज़ होगा, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अपना कोई यूज़ नहीं है, वैल्यू है, अपना कोई यूज़ नहीं है। ओके, इट इज़ एक्सेप्टेड। अब इसको हम, जो ये मनी है, ये जो करेंसी है, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, इसको एक्सेप्ट क्यों करते हैं? देखो, जो ये है एक्सेप्टेंस है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो ये करेंसी है, ये हमारी जो गवर्नमेंट है एक कंट्री की, वो इसको रिकॉग्नाइज करती है, वो इसको एक तरीके से इशू करती है, राइट? तो द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, अपनी कंट्री की करेंसी को ऑथराइज करती है, इसीलिए हम सब उसको लेते हैं और हम सब उसके यूज़ को लीगल मानते हैं, हम उसके यूज़ को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, राइट? तो इन इंडिया, हमारे इंडिया में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, आपने नोट्स में ज़रूर देखा होगा, सबसे ऊपर लिखा होता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। अगर कोई भी इंसान जो है रुपीज़ में अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम में रिफ्यूज़ हो जाती थी, डील जो है वो रिफ्यूज़ हो जाती थी। सपोज़ करो यहाँ पे इसको वीट बेचनी है लेकिन इसको शूज़ नहीं लेने, तो पहले मान लो इसने कहा कि नहीं, मैं तुझे वीट के बदले में राइस दे दूंगा, राइट? तो डील पक्की हो गई। लेकिन बाद में इसने कहा कि नहीं यार, मेरे पास तो राइस नहीं है, मैंने खा लिए सारे, मेरी फैमिली में कंज्यूम हो गए, अब मेरे पास शूज़ हैं तो तू शूज़ ले ले। तो क्या डील रहेगी? नो, डील कैंसिल हो सकती है, रिफ्यूज़ कर सकता है ये इंसान कि नहीं भाई, मुझे तो शूज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तूने तो पहले कहा था कि मैं राइस दूंगा, तो राइस तो तू दे नहीं रहा, तो शू दे रहा है तू, मैं शूज़ नहीं लूँगा। तो डील जो है वो कैंसिल हो गई, रिफ्यूज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम यहाँ पे बार्टर सिस्टम में आती थी। इसी जो ये था, जो भी एक ये कहते हैं ना, एक लोचा था ना, हिंदी में अगर मैं कहूँ तो ये लोचा था ना, इसको रिमूव करने के लिए, ये जो हिंड्रेंस थी इसको रिमूव करने के लिए क्या किया गया, मनी जो है उसको लाया गया। ओके, तो नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। तो आज की डेट में कोई भी इंसान जो इंडिया में रुपीज़ की पेमेंट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ओके गाइस, तो ये था आपका मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आगे हम पढ़ते हैं कि बैंक्स में जो डिपॉजिट्स होते हैं वो कैसे कैसे तरीके के हो सकते हैं। ओके, हाँ जी बच्चों, तो डिपॉजिट्स विद बैंक्स। देखो बच्चों, आपको ज़रूर पता होगा, आप अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ या अकेले कभी बैंक जो है वो ज़रूर गए होंगे, राइट? तो बैंक जो है वो क्या करता है बच्चों, हमारी जो कैश होता है हमारे घर पर या हमारे पास जो भी कैश अवेलेबल होता है, सारा कैश हम लोग घर पर नहीं रख सकते, राइट? ये सेफ़ भी नहीं होता, और अगर हमें बड़ी बड़ी पेमेंट्स करनी हैं तो सेफ़ नहीं रहता कि हम लोग जो है वो कैश में पेमेंट करें। ओके, तो क्या होता है, बैंक जो है वो हमारे कैश को एक्सेप्ट करता है, हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, और क्या करता है, हमारे डिपॉजिट्स पर कुछ इंटरेस्ट जो है वो भी हमें देता है। ओके, तो उससे क्या होता है, हमारा जो मनी है वो धीरे धीरे बढ़ता भी रहता है। ओके, इंटरेस्ट मिलता रहता है हमें, और इन दिस वे हमारा जो पैसा है वो सेफ भी रहता है और इंटरेस्ट भी अर्न कर लेता है, राइट? तो जैसे कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ जो है लिमिट भी लगा रखी है कि जो पेमेंट्स हैं वो हमें, अगर 2 लाख से ऊपर पेमेंट है तो हमें कैश में नहीं करनी होती, बैंक से करनी होती है, चेक से करनी होती है, या फिर डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू करनी होती है। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अपने मनी को टाइम टू टाइम विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो पीपल हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन रिक्वायर। ओके, जब भी उनको ज़रूरत होती है तो वो अपना पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। क्या होता है कि जो हमारे डिपॉजिट्स हैं बैंक अकाउंट में वो हम कभी भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम इनको डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। ओके, अब आपने ज़रूर चेक का नाम सुना होगा। पेमेंट जब हम करते हैं बच्चों तो चेक से पेमेंट करते हैं, राइट? तो फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर मतलब जो पे कर रहा है, who has an account with the bank, जिसका अकाउंट है बैंक में, makes out a check for a specific amount। क्या करता है, लाइक मेरा अगर अकाउंट है, ओके, मुझे किसी को पेमेंट करनी है तो मैं क्या करूँगी, चेक जो है वो कट करके दे दूँगी, चेक मेक करके दे दूँगी, मेक आउट बोलते हैं इसको, और
उसमें डेट लिख दूंगी, अमाउंट लिख दूंगी, स्पेसिफिक अमाउंट लिख दूंगी और नेम लिख दूंगी कि किसको मुझे ये पैसे देने हैं, किसके अकाउंट में डालने हैं। ओके, तो चेक होता क्या है एग्जैक्टली, डेफिनेशन क्या है इसकी? अ चेक इज अ पेपर। चेक क्या होता है आपको पता है, पेपर होता है, राइट। इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, हम क्या करते हैं, बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, राइट, टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट। स्पेसिफिक अमाउंट है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, राइट, जो हमने उस पर लिखा है। ओके, फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट, मेरे अकाउंट से, फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन, किसको? इन हुज नेम द चेक हैज बीन इश्यूड, जिसके नाम पर हमने चेक इशू किया है उसको ये पेमेंट जो है वो मिल जाती है। तो ये हम इंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक को थ्रू द चेक। जब हम चेक डिपॉजिट कराते हैं तो हम उस पर ये इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। ओके, तो ये था बच्चों आपका चेक और डिमांड डिपॉजिट। और बैंक जो है वो डिपॉजिट्स लेकर उससे क्या फ़ायदा होता है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो अर्न हम करते हैं और हमारा जो पैसे हैं, हमारा जो मनी है वो कैसा है, सेफ रहता है विद द बैंक्स। ओके गाइज, तो मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में, पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाय।